गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। राउल्ट का नियम क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम एक पात्र ले लेंगे, एक पात्र को लेंगे। ये मैंने एक पात्र बना लिया है। इसमें हम दो द्रव लेने हैं हमको। एक विलेय वाला भाग होगा और एक विलायक वाला भाग होगा। जैसे मैंने एक को ए से डिनोट कर दिया है और दूसरे को बी से डिनोट कर दिया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऐसे मानो विलेय है और दूसरा क्या है, विलायक है। लेकिन दोनों ही किस अवस्था में है, दोनों ही द्रव अवस्था में है। ठीक है, दोनों ही द्रव अवस्था में है। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कुछ वेपर उत्पन्न होंगे, जिसमें से आपका जो ए वाला विलेय वाला भाग होगा या विलायक वाला भाग होगा वो वेपर उत्पन्न करेगा और नीचे लिक्विड फेज में क्या रहेगा, आपका द्रव रहेगा। ठीक है, लिक्विड फेज में द्रव रहेगा। अब विलयन और वाष्प के ये जो वाष्प है, वाष्प के मध्य लगने वाला यानी द्रव की सतह और वाष्प के मध्य लगने वाला जो संबंध है, ठीक है, यानी इनके वाष्प और द्रव, ठीक है, यहाँ पे क्या कार्य करेगा, एक तो दाब कार्य करेगा आपका। ठीक है, और जो अवयव हैं इसमें, अवयव जो हैं आपके, यानी कि अवयव क्या है हमारे, एक तो विलेय वाला और एक विलायक वाला, दो अवयव हैं ए और बी। ठीक है, वाष्प दाब और अवयव यानी अवयवों के मध्य लगने वाला जो दाब है वो किसके समानुपाती होगा, यानी कि मूल अंश के समानुपाती होगा। मूल अंश जिसको हम क्या एक्स से डिनोट करेंगे और दाब को हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो किसके समानुपाती, मूल अंश के समानुपाती होगा। समझते हैं इसकी परिभाषा से। राउल्ट का नियम एक फ्रेंच रासायनिक वैज्ञानिक फ्रांसीसी मार्टे राउल्ट, जिन्होंने ये नियम जो दिया था वो 1886 में दिया था, इसको याद रखें, ने इनके बीच एक मात्रात्मक संबंध दिया। किसके बीच, ये भी मैं बताता चलूँ, किसके बीच एक मात्रात्मक संबंध दिया था। तो इन्होंने जो मात्रात्मक संबंध दिया था वो दाब, ठीक है, और किसके, यानी कि जो अवयव कण थे उसके मूल अंश के, मूल अंश, ठीक है, मूल अंश के मध्य ना एक मात्रात्मक संबंध दिया जिसे राउल्ट का नियम कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी परिभाषा से जानते हैं। वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, ठीक है, वाष्पशील वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। यानी कोई ऐसा विलयन है जिसमें क्या है कि उसको जब हम हीट करेंगे तो वो वेपर अवस्था में उत्पन्न होगा, और जब वेपर में उत्पन्न होगा तो उसमें जो अवयव कण हैं, यानी कि जो विलेय और विलायक के कण हैं, उनका जो आंशिक दाब होगा, उनका जो आंशिक दाब होगा वो विलयन में जो उसके अवयव का जो आंशिक दाब होगा जो विलयन में किसके समानुपाती होगा, यानी मूल अंश के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे P प्रोपोर्शनल, ये जो नीचे दिया हुआ है P1 प्रोपोर्शनल X1। अब P1 क्यों माना है इसको, क्योंकि उसमें दो अवयव हैं। ठीक है, दो अवयव हैं, यानी कि हमारा जो, अगर हम अवयव की बात करें तो अवयव हमारा A1 है और B2 है ना। दो में दो अवयव हैं किसमें, यानी कि एक पात्र में मैंने दो अवयव लिए थे, तो उसमें अगर वाष्प दाब की बात करूं तो पहले के P1 की बात करूंगा और दूसरे के लिए बात करूंगा तो किसके लिए, P2 की बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे P1 प्रोपोर्शनल X1 क्या हो जाएगा, यानी कि जो आंशिक दाब होगा, आंशिक दाब होगा जो प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब होगा वो क्या लगेगा, मूल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे प्रथम विलयन के लिए लिया जा रहा है तो P1 प्रोपोर्शनल X1। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल ये हट जाएगा तो P1 बराबर P01 या X1, इसको आप P01 भी बोल सकते हैं या P01 बोल सकते हैं, ठीक है। P1 बराबर P01 X1। P01 क्या है यहाँ पे? P01 जो है वो शुद्ध घटक का वाष्प दाब है ना। यहाँ पे शुद्ध घटक का देखो, यहाँ पे P01 शुद्ध घटक का क्या है? वाष्प दाब है, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे, यानी कि अभी तो पहले प्रथम विलयन के लिए मैंने प्रथम अवयव के लिए देखा, अब दूसरे के लिए देखेंगे तो P2 बराबर हो जाएगा P2 जीरो, यानी P0 P2 बराबर हो जाएगा P0 टू X2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे के लिए हो गया, जहां P2 शुद्ध घटक का क्या होगा? वाष्प दाब होगा। P0 या P0 जो होगा आपका वो शुद्ध घटक का वाष्प दाब होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार। पात्र में हमने क्या दो यानी अवयव लिए थे, तो मैं पहले और दोनों अवयव को यहाँ पे डिनोट करके बना देता हूँ। इस वाले पात्र में हमने ए वाला विलेय और विलायक लिया था और एक लिया था बी, ठीक है। तो दोनों को पात्र में विलयन अवस्था का कुल वाष्प दाब, अब इसमें जो वाष्प दाब यानी दोनों के मध्य जो लगने वाला दाब है वो कितना है? कुल वाष्प दाब विलयनों के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसका टोटल जो मानूं, जो वाष्प दाब P मान लूं, ठीक है, तो यहाँ पे पहले का क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल वाष्प दाब बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 व P2 के मान रखने पर हम पाते हैं, जैसे हमारे समीकरण यहाँ पे पहला समीकरण और दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ था, तो वहाँ पे हमारा पहला जो था वो था हमारा P1 बराबर P0 और यहाँ X1 था, ठीक है। दूसरा क्या था? पहला समीकरण ये था हमारा, और दूसरे के लिए हमने जो लिखा था वो P2 बराबर P0 टू X2, ठीक है। तो हमारे ये कौन सा समीकरण था? ये हमारा दूसरा समीकरण था, ठीक है। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को रख लेंगे। P1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? P1 बराबर यहाँ पे जब हम रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा X1 और P01, ये मान हमारा यहाँ पर आ जाएगा, प्लस P2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 P0 टू X2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो X1 और P01 प्लस X2 P02, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि जो हमारा X1 का मान है ना, X1 का जो मान है उस बराबर मैं लिखूं X माइनस 1 माइनस X2, ये मैंने लिख दिया है 1 माइनस X2, तो यहाँ पे मैंने 1 माइनस X2 लिख दिया। अब इसमें X के मान बराबर मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे X के मान बराबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 माइनस X2। P0 1 आ गया, X प्लस मैंने लगा लिया, X2 लगा लिया, P0 टू P02 लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो गुणा हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा? P0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, तो आप वो माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसमें आप कॉमन लेने वाली यहाँ पे एक लाइन बढ़ेगी, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा P01, ठीक है, माइनस, ठीक है, X2 P01 प्लस X2 P02। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ पे कॉमन लेंगे हम, देखो P01 तो हमारा अलग रह गया, ये रह गया, प्लस अब यहाँ पे प्लस, ये प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे P2 माइनस ये जो आएगा P2 X2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पे X ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा।
तो x2 आ गया यहाँ पे कॉमन, तो P2 माइनस क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, P2 माइनस P1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये वाला हमारा समीकरण जो होगा वो अंतिम समीकरण होगा, ये वाला समीकरण, ठीक है। ये वाला हमारा फाइनल समीकरण होगा। अब इसके माध्यम से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी राउल्ट के नियम से किस किस को निकाल सकते हैं, किस विलयन का वाष्प दाब निकाल सकते हैं, किन के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं, वो आगे जानते हैं। एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक चित्र ले रखा है, स्थिर ताप पर, यानी जो ताप है वो क्या है, कांस्टेंट है। T जो है हमारा, यानी जो ताप दे रखा है वो कांस्टेंट है। तो स्थिर ताप पर आदर्श विलयन के वाष्प दाब एवं मूल अंश का एक आलेख यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं किसी विलयन के लिए P अथवा P2 का x1 अथवा x2 यानी कि मूल अंश के विरुद्ध आलेख हम जानेंगे। यहाँ पर जब x1 व x2, जब x1 व x2 का मान क्या होता है, एक होता है। यहाँ देखेंगे x1 का मान 1 है और x2 का मान भी क्या है, x2 का मान 1 है। जब x1 व x2 का मान कितना होगा, 1 होता है, तो ये रेखाएं दिखेंगे हम फर्स्ट व सेकंड पर मिलेंगी। फर्स्ट व सेकंड पर क्रमशः बिंदु P01 और P02 पर मिलती हैं। ये रेखा देखेंगे हम। अगर x1 की बात करें तो ये जो x1 वाली रेखा है वो किस पर मिलेगी, हमारी P02 पर मिलती है जाके। और अगर x2 की बात करें, x2 बराबर क्या है, 1 है, तो ये जो रेखा है हमारी वो P01 पर मिलती है जाके, ठीक है। तो यहाँ पे P1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। आगे देखें, इसी प्रकार जो टोटल कुल वाष्प दाब है वो x2 के विरुद्ध आलेख लाइन थर्ड भी रेखीय होता है। यानी अगर तीसरी लाइन की बात करें तो कुल विलयन की बात करें तो P टोटल जो कुल वाष्प दाब होता है वो P1 प्लस P2, और किस पे ये जो रेखा मिलती है हमारी वो थर्ड वाले ग्राफ पर मिला करती है, ठीक है। यहाँ पे ये विलयन का वाष्प दिया गया है और ये क्या है, हमारा मोल अंश दिया गया है। P का न्यूनतम मान P0 तथा अधिकतम मान P02 है। यह घटक 1 व घटक 2 की तुलना में कम वाष्पशील है। यानी जो पहला घटक है हमारा, यह घटक 1 घटक 2 की तुलना में, ठीक है, कम वाष्पशील है। यानी कि जो पहला घटक है हमारा वो कम वाष्पशील है। यानी कि ऐसे माने A जो है हमारा, ए वाला जो भाग है, ए वाला जो भाग है वो कम वाष्पशील है और बी वाला जो भाग है वो अधिक वाष्पशील है। तो यहाँ पे मैं कम वाष्पशील P01 क्या है हमारा, कम वाष्पशील है, जबकि P02 क्या है, अधिक वाष्पशील है। यदि y1 एवं y2 क्रमशः अवयव 1 व 2 के वाष्पीय अवस्था में मूल अंश हों तो डाल्टन की आंशिक दाब के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा जो x का मान है यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 बराबर y1 और कुल, ठीक है, P2 बराबर y2, और यहाँ पे हम क्या मान लें, टोटल इसको इनिशिएट मान लें, तो Pi बराबर yi और कुल हो जाएगा। तो यही हमारा राउल्ट